हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। उससे पहले के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। तो हम पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे है। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको मैं लिखता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली में चार्ज फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसी ब्रांच है जिसमें चार्ज के अलग अलग फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, करंट, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करी जाती है। तो बहुत सारा मिक्सचर हो रहा था यहाँ पर, तो उसको अलग अलग किया साइंटिस्ट ने। एक ब्रांच तो निकाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट पे। रेस्ट मतलब स्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक जब चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके मूव करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो कांस्टेंट स्पीड से चले और एक एक्सिलरेट होता हुआ चले। तो मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आ जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा वो ईएमआई आ जाएगा, एसी, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो हम चार्ज को रेस्ट वाली जो चीज है उसको समझ रहे हैं हम, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो क्या फिनोमिना शो करता है। चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो कुछ फिनोमिना शो करता है। वो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फोर्स जो लगाता है या खुद एक्सपीरियंस करता है। फिर इस फोर्स के अगेंस्ट हम जब वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये जब चार्ज किसी सरफेस पे आता है तो कैपेसिटेंस। तो ये सेकंड चैप्टर का पार्ट हो जाएगा जो मैंने राइट साइड लिखा है। और इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो जो कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका फोकस इस फोर्स पे रहता है। ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब तक हम ये तो समझ ही चुके हैं कि चार्ज की पोलैरिटी होती है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम ये समझ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। मतलब दोनों लाइक चार्जेस हैं, पोलैरिटी सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव होना मतलब पोलैरिटी, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो अमाउंट है, वो इस चीज से पता लगता है, इस लॉ से पता लगता है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जैसे दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज समझते हो, 11th क्लास, थोड़ा थोड़ा समझाता हूं मैं। अब आप 11th बोलते ऐसा मत सोचना कि सर 11th तो हमारी बर्बाद ही है। 11th ज्यादातर लोगों की ऐसी ही होती है। तो पूरे 12th में ये नहीं सोचते रहना कि 11th हमारी खराब है, अभी से उसको अच्छा करने की कोशिश करो। देखो ये पॉइंट होना नहीं होना, देखो फिजिक्स में सब कुछ रिलेटेड है, रिलेटेबल है सब। अगर जिस बॉडी पे चार्ज है उसकी डायमेंशन बहुत छोटी है, या तो सच में बहुत छोटी, जैसे पेन की टिप, उस पर कुछ चार्ज है जिसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो पॉइंट चार्ज हो गया। या जैसे किसी भी बॉडी पे चार्ज है, मान लो कुछ भी मैं ले लेता हूं, जैसे आज मैंने इसका ये डेड कैट नहीं लगाया। डेड कैट मतलब होता है जो आवाज को डिस्टर्ब होने से रोके। ये है, दिख रहा है, पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत दूर जाके अगर मैं मेजर करूं तो इसकी डायमेंशंस को मैं छोटा मान सकता हूं। जैसे हम कोई पॉइंट साइज तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में तो हम पॉइंट साइज ही है, वैसे ही है। तो जब जिस बॉडी पे चार्ज है वो बहुत छोटी डायमेंशन लिए हो, या हम उससे उतनी ज्यादा डिस्टेंस पे पता लगा रहे हो फोर्सेस को कि उसकी डायमेंशन को हम कंसीडर ना करें, उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो उन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्जेस जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हों, उनके जो बीच का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नीट्यूड बताता है। ये वेक्टर के ऊपर ये दो मॉड लगा दिए, दो बॉडीगार्ड लगा दिए, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये देखो एक बार मैं लिख देता हूं तब जाके इजी होगा ना, मेरे लिए टफ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू
द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them. वापस बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बोल गया मैं, सॉरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिखना चाहो तो लिख लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब ये इन्होंने कैसे पता लगाया था भगवान जाने, हमें नहीं पता, टॉर्शनल बैलेंस यूज करके या जो भी करके पता लगाया हमें नहीं पता, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहां मैग्नीट्यूड की बात करिए। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर इस चार्ज पर माइनस होता तो भी मैं वहां पर Q2 ही लेता, माइनस Q2 नहीं लेता, तो फिर प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? बिल्कुल है सिग्निफिकेंस, वो हमें अलग से समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग पोलैरिटी वाले हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे, और अगर ये सेम पोलैरिटी वाले होंगे तो रिपेल होंगे, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मल्टीप्लीकेशन तो सेम आएगा, या तो वो माइनस में आएगा, प्लस -5 आएगा या +5 आएगा, ये माइनस आके अमाउंट थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो उस चीज को हमें यहां से समझना है कि जो फोर्स की वैल्यू है दो तरीके से हो सकती है, तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन देयर चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो वो हम अलग से दिमाग में रखेंगे। अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, पकाया तो सब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर इसको सिंपली कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा आता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात। अब ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, प्रोपोर्शनल हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां पर F इक्वल्स टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये K जो लिखा है मैंने, ये है स्मॉल k, आगे कैपिटल K भी आने वाला है। ये स्मॉल k क्या है? कांस्टेंट है, और इस स्मॉल k की वैल्यू होती है, कुछ याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा होगा, नॉर्मल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है सर, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको एक्चुअली में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कहां से आ गया? के में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब देखो इस चीज को समझना ध्यान से, दो चार्जेस हैं, जैसे मैंने लिए दो चार्जेस, ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे वो इनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, पर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो चार्ज है या ये जो चार्ज है, इनकी आंखें तो है नहीं कि ये देख लेंगे कि हाँ सामने कोई चार्ज है तो हमें फोर्स लगाना है, इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरेक्ट होता है तो फोर्सेस लगते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो डिपेंड करेगा इनके खुद के चार्ज के अमाउंट पर, Q1 Q2, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सामने वाले तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के मीडियम पर, स्मॉल के। तो ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। समझ रहे हो? कि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखते। देखो इसको कैसा लिखा जाता है, स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा आपको बुक्स में मिलेगा। तो यहां पर ऐसा हम मान रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस अगर किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, मतलब इनके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, मतलब कोई मीडियम नहीं है। तो जो k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है मीडियम वैक्यूम के लिए। उस केस में इसको ऐसा लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या नई चीज आ गई? ये है इलेक्ट्रिकल, एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिख रहा हूं, देखो मैं, ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। देखो थोड़ा सा टफ लग सकता है, अब वो जो साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरीज करी थी ये सोच के तो नहीं करी होगी कि आने वाले टाइम में बच्चे पढ़ेंगे
जॉब लेने के लिए। साइंस एक टफ ही चीज होती थी, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई। तो इतनी कैपेसिटी अपने अंदर बनाओ कि हाँ इन सब चीजों को धीरे धीरे करके एब्जॉर्व करते चलो, एक बार में नहीं होगा, आदत बनाने से ही होगा। तो यहां पर हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होता है, इसलिए यहां पर कांस्टेंट के आ गया। वरना इनके अगर ये के नहीं आता, के को अगर मैं मिटा दूं, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ले लूं, तो दुनिया का कोई सा भी मीडियम इन दोनों के बीच में आ जाए, हमेशा फोर्स सेम लगेगा, जो कि सच्चाई नहीं है। प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर ये के आ गया, के अगर वैक्यूम के लिए ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अब देखो एक नई महाभारत चालू हो गई, यहां पर आपसे इनकी यूनिट्स पूछी जाती है। इस के की यूनिट क्या होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के है उसकी यूनिट हमें निकालनी, के की यूनिट बहुत आसान है निकालना। इस के को यहीं छोड़ो, बाकी सबको इधर भेज दो। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी पूछ सकते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी पूछी जा रही तो इसको इधर रख देता हूं, बाकी सबको नीचे भेज देता हूं, मतलब फोर्स भी नीचे चला जाएगा, 4 और पाई की तो कोई होती ही नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हो गया। यहां की इसकी यूनिट पूछी जाए, यही तो निकाली अभी हमने, तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अगर आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि कल करेंगे प्रॉपरली, तो उसमें सीधी वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। जब कुछ नहीं दिया हो तो इसके बीच में वैक्यूम ही मारना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात। तो हमारे पास जो प्रॉपर फॉर्मूला बन के आया वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए, जब तक कुछ भी नहीं बोला जाए, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये बन के आया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इतना होगा। ठीक है। अब एक चीज, क्या इनके बीच में हमेशा वैक्यूम ही होगा? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, मीडियम भी हो सकता है। मीडियम भी तो हो सकता है ना। उस केस में यहां पर हम इसको लिखेंगे फोर्स इन मीडियम, इसको लिखेंगे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जैसे ये वैक्यूम का था वैसे मीडियम। अब एक और चीज समझो, जनरली आपको ये एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन बोल रहा हूं, एप्सिलॉन ई नहीं है ये, जनरली आपको एप्सिलॉन m गिवन नहीं होगी, आपको गिवन होगी रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा ही कुछ होगा। तो आपको गिवन होगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन r, जो होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये होता है कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि इसमें सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। अच्छा, इससे ये कैसा आएगा, ये मिटाने जा रहा हूं मैं, इसको लिख लो। देखो, इसमें इसका डिवाइड कर रहा हूं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, डिवाइड किया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर ऊंचक के ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को तो क्या बोला, सॉरी एप्सिलॉन m, और ये एप्सिलॉन m, इसको क्या बोला, एप्सिलॉन आर। तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। यानी कि मैं बोल सकता हूं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन यहां पर निकल के आया, इसको यहां तक समझो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। देखो, हमने सीखा एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन m एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, पहले समझो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। अगर इसकी रिसर्च में प्रॉपर जाएंगे तो बहुत अलग कंसेप्ट है कि पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा, फिर उसको खत्म करेगा। ऐसा समझो कि हमारे पास मटेरियल की कुछ पावर होती है, दो चार्जेस के बीच का जो मटेरियल होता है उसकी कुछ एब्जॉर्बिंग पावर होती है। तो जो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे यहां पर एक चार्ज है Q1
और यहाँ पर है Q2, इनसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब इसके बीच में मैंने कोई मीडियम डाल दिया, वो मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, सामने वाले के पास उतना कम जाएगी, तो इफेक्ट उतना कम आएगा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब परमिटिविटी, तो परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतनी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ज्यादा, मतलब फोर्स उतना कम। ऐसा आप याद रखें, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम सारा कुछ डन हो गया। अब देखो क्या होता है कि सबसे कम जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की होती है। याद रखना कि मिनिमम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होगी वैक्यूम की होगी। कहीं पे वैल्यू लिखी है क्या मैंने? अभी तक तो लिखी नहीं है, लिख देता हूं। तो वो होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पॉसिबल है, इससे कम किसी की नहीं हो सकती। इवन एयर की भी इससे ज्यादा ही होगी, वो बात अलग है, बोल दिया जाता है, पर वैक्यूम की ही एग्जैक्टली ये होती है, ठीक है। तो वैक्यूम की ये 4 पाई सब वैल्यू डालेंगे तब इसकी वैल्यू 1 समथिंग करके 9 इंटू 10⁻9 निकल के आती है। सही है, इसी को लिखते हैं ऐसे आगे, इसी को ऐसा लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 10⁻9 -9 नहीं होता है कई बार स्टूडेंट्स, -9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी की वैल्यू है जब वैक्यूम के लिए लिया गया। यहां पर ये ऐसा डन हो गया। अब देखो इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं, बताता हूं आपको। इसको मेरे को यहां से मिटाना पड़ेगा, पर उसके लिए देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये जो एप्सिलॉन आर है ना मेरे पास, ये जो एप्सिलॉन आर है वो है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन एम है ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और ये जो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, वो हमेशा वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा ही होती है, हमेशा ज्यादा होती है, स्लाइटली ज्यादा होगी पर होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि अभी आगे बताता हूं, चलो ये ऐसा हो गया सिस्टम। देखो अब क्या है कि जैसे मुझे के की वैल्यू तो निकालनी है, हमेशा ज्यादा होगी, ये कैपिटल के है, ठीक है। अब क्योंकि एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, मतलब एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर जो है 1 से बड़ा आता है। वैक्यूम के लिए 1 आ सकता है, एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो 1 आ जाएगा। पर अगर हम मीडियम्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये जीरो हो सकता है? एप्सिलॉन आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए मतलब एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी होना पड़ेगा, या ऊपर वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा, जो भी नहीं हो सकती, इससे तो बड़ी होगी। तो एप्सिलॉन आर जो है वो इनफाइनाइट जरूर हो सकता है मेटल के लिए, बहुत ज्यादा होती है उसके लिए। तो यहां पर हमने ध्यान दिया कि जो एप्सिलॉन एम है एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। 1 आ सकता है अप्रोक्स में, जैसे अगर मैं बात करूं K4, ये कैपिटल के वाला, फॉर वैक्यूम इक्वल टू 1 होता है, और K4 एयर जो होता है वो होता है 1.00054। अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो इसको 1। फॉर वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर 80, कई बार इसको 81 भी लिखा जाता है। अब जो मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट वो समझो। अगर मैं बोल रहा हूं कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 80 न्यूटन, force between 2 point charges is 80 newton, then find force between these 2 point charges when the whole system is placed inside water। तो जैसे उसको वाटर के अंदर प्लेस्ड करोगे तो फोर्स इन मीडियम निकालना पड़ेगा आपको, और जब फोर्स इन मीडियम निकालना पड़ेगा तो एप्सिलॉन आर की जगह आएगा 80 और 80/81। मतलब समझ रहे हो कि पानी के अंदर वो फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पानी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इतनी ज्यादा है। तो जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो फोर्सेस को उतना कम करता जाएगा। यहां से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक बार मैं लिखता हूं, फिर धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो इन दोनों फॉर्मूले से ही काम चलेगा। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं वार्म अप के लिए, फिर वापस हम कूलॉम्स लॉ पे आएंगे और भी चीजों को हम समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ फोर्स बिटवीन 2 point charges placed at a certain distance is 80 newton, find new force between
them when they are placed in water, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया 80। चलो इसको समझना चालू करते हैं। मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस है Q1 और ये हो गया Q2, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R। अभी इनके बीच का जो फोर्स है F इज इक्वल टू वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला तो पहले हमने मान लिया वैक्यूम में, और इसको कितना दे रखा है 80 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद इसको वाटर में प्लेस कर दिया तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एप्सिलॉन m तो दिया ही नहीं है, तो हमने दिमाग लगाया कि हमें एप्सिलॉन r तो पता है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो यहां हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये नीचे आ गया बिल्कुल ही, ये लो। फिर इसको देखा हमने थोड़ा ध्यान से ही, देखो ये तो F है, ये तो F है, और F कितना है 80 है अपॉन एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r कितना दे रखा है, वो भी 80 ही दे रखा है, तो 80 अपॉन 80 इक्वल्स टू 1। तो इतनी माथाफोड़ी की जरूरत थोड़ी है। फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r करो ना, फोर्स इन वैक्यूम 80 दिया है अपॉन 80 सीधा आ गया 1, खत्म। कितना इजी था। पर अगर इसको टिपिकल करेंगे कि अरे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो डिस्टेंस कितनी भी दे रखी हो, जब उसको वाटर में रखा तब भी उतनी डिस्टेंस पे था, ना चार्ज को बदला है ना डिस्टेंस को बदला है, बस इन दोनों के बीच के मीडियम को बदला है। तो ना Q1 बदला है, ना Q2 बदला है, ना R बदला है, सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी K बदला है, और इंटरनली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ये सब चीजें बदली है। इस वजह से क्वेश्चन इतना आसान हो गया। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज F। दो चार्जेस हैं जो वैक्यूम में रखे हुए हैं, उनके बीच ये है Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, और ये जो F है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू F है। ठीक है, F ही तो दे रखा है, F है, ओके, ये फोर्स F है। इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। अब इन दोनों चार्जेस को उठाया और इनको एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी डिस्टेंस का क्या चक्कर पड़ गया, इसको समझते हैं एक बार। देखो, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम। आप भी सोच रहे होंगे बार बार यही क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये बड़ा काम की चीज है। देखो, फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एप्सिलॉन r हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ी चीज का डिवाइड लगाओगे तो फोर्स इन मीडियम, देखो एप्सिलॉन r जो है हमेशा 1 से बड़ा है, तो फोर्स इन मीडियम हमेशा फोर्स इन वैक्यूम से कम आएगा। या समझ लो कि दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स तभी हो सकता है जब वो वैक्यूम में रखे हों। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स तभी हो सकता है जब वो वैक्यूम में रखे हो। जहां पर भी आप ये सब नोट कर रहे हैं, सबसे ऊपर कॉपी के पेज पे ऊपर लिखो कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम और दे आर प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी हम लिख लेंगे एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर आप बस ये समझ लो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। यहां क्या बोला है कि जब वो दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए थे उनके बीच में फोर्स F था। अब क्या बोला है, इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक चीज मिसिंग रह गई, यहां पर एक चीज मिसिंग रह गई, रुको, एंड फोर्स बिटवीन them remains the same, then find new distance between them। यहां क्या बोला हुआ है कि दो चार्जेस थे वैक्यूम में रखे हुए थे, उनके बीच का फोर्स F था, अब उनको मीडियम में रखा गया है, अगेन उनके बीच का फोर्स F ही है। यहां हम पढ़ रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा मीडियम में वैक्यूम से कम ही होता है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं उनके बीच में मीडियम आ गया तब भी फोर्स सेम ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है शायद। क्यों ये बोल रहे हैं कि मीडियम आने के बाद भी फोर्स सेम है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है
कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि के चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, Q1 Q2 तो सेम है, तो क्यों ना R को भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए कि फोर्स वापस पहले जैसा हो जाए। पॉसिबिलिटी तो है भाई, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर मीडियम आ गया तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इनकी डिस्टेंस को कम कर दो। वही तो पूछा, फाइंड ए न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये बोला जाता कि डिस्टेंस भी उतनी ही है जितनी पहले थी और मीडियम आ गया और फोर्स उतना ही है, तो गलत होता है क्वेश्चन। ये खुद बोल रहे हैं कि फोर्स उतना है लेकिन डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, तो उसको समझते हैं हम यहां से कि मान लो मीडियम आने के बाद, इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख लेता हूं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मीडियम आने के बाद मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, R डैश हो गई, तो फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन M, ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। नई डिस्टेंस आ गई R डैश, ठीक है, कम आएगी डेफिनेटली, अभी हम निकाल ही लेंगे उस चीज को, तो पहले से कम डिस्टेंस आएगी। ये दोनों बराबर है, यही तो बोला कि फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। सब कुछ कट गया, तो क्या आ गया यहां पर, R डैश स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R। ये R डैश ऊपर गया, ये इधर गया, तो R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन रूट एप्सिलॉन R। तो नई जो डिस्टेंस आई है वो पहले वाली डिस्टेंस से कम आई है, क्योंकि यहां डिवाइड लग रहा है एक ऐसी चीज का जो कभी एक से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, एक से छोटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ अच्छा खासा मीडियम होगा, उस वजह से इसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू जब डिवाइड होगी R में तब R डैश आएगी, तो R डैश जो आएगी वो छोटी होगी R से। R का स्क्वायर होता है ना, तो वो रूट में आ रहे हैं, देखो एप्सिलॉन R की वैल्यू। तो वापस से समझो इस चीज को कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करना पड़ा, कम करना पड़ा, तब जाके फोर्स पहले जितना ही रहा, वरना मीडियम में फोर्स जो है कम हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड। हमने समझा है कहां पर मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मिनिमम होगी, और वो किसके लिए होती है, वो होती है वैक्यूम के लिए। तो यस, यहां पर आंसर क्या जाएगा, वैक्यूम। यहां देखो एयर भी ऑप्शन में है लेकिन एयर नहीं गया, क्योंकि कंपैरेटिवली कमी होती है इसकी। सेम क्वेश्चन लेकिन अब वैक्यूम कहीं नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या जाएगा, एयर जाएगा, क्योंकि एयर की थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा होती है बस। ओके, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन न्यू फोर्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। अब ये परसेंटेज दिखते ही कईयों को तो ऐसा लगा होगा कि क्या ही करें, परसेंटेज पीछा नहीं, मैं देखो मैथ्स तो पीछा नहीं छोड़ेगी फिजिक्स में, इसको हमें अपना दोस्ती बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या बोला है यहाँ पर, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस जो है मान लो R है। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट केस में इनके बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस टू हाफ, मतलब अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिख नहीं रहा पर मान लेना R/2 हो गई, ये Q1 Q2। तो क्या Q1 Q2 चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या दोनों के बीच का मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो कांस्टेंट है उनको हटा दो, सिर्फ ऐसा लिख दो, ये R पे तो डिपेंड कर रहा है यहाँ फॉर्मूला, बस बाकी सारी चीजों को हटा दिया। ऑल्दो आप सारी चीजें डालते हैं फिर डिवाइड करते हैं तो भी यही आता, ऐसा करना सीखो इन चीजों को, क्योंकि Q1 Q2 और K कांस्टेंट है। तो F2 या F डैश अपॉन F, नई कंडीशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R अपॉन R क्या आएगा, ऊपर डैश आएगा या नीचे आएगा, अपोजिट चलेगा, देखो क्योंकि ये अपोजिट चल रहा है, तो R डैश ये स्क्वायर, सही है, जैसा रिलेशन था वही लगाया। तो F डैश क्या बोला है, फाइंड न्यू डिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, F डैश इज इक्वल टू F, और ये R, ये कितना है, R/2 का स्क्वायर, तो नीचे R/2 है तो ऊपर जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4F हो गया। कितना टाइम्स हो गया ये नहीं पूछा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है, तो पहले चेंज इन फोर्स निकालें। चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 3F, और परसेंटेज चेंज पूछा है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो चेंज कितना है 3F, ओरिजिनल कितना था F, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया
300% इंक्रीज हो गया। अगर 2F होता तो 100%, कोई चीज 100% बढ़ गई, आप कोई चीज पहले 10 रुपए की खरीद के लाते थे, अब वो 20 रुपए की हो गई, तो 100% उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई। अगर 200 की होगी तो कितना हो गया, मतलब 100 से सॉरी 300% होगी, मतलब 4 गुना हो गया। एक डिजिट का डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पर एक डिजिट का डिफरेंस आता है। अगर यहाँ 2F होता तो यहाँ 100 होता, अब यहाँ 4F है तो 300% इंक्रीज, और इंक्रीज ही होगा। ये क्या होगा, इंक्रीज ही क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस कम हुई है तो फोर्स बढ़ना ही था। अगर डिस्टेंस डबल हो जाती तो यहाँ F/4 आ जाता, तो डिक्रीज होता। ठीक है, यहां बोला है देखो कि दो चार्जेस हैं Q Q, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F दिया हुआ है। अब क्या बोला है आपको कि इससे 50% चार्ज सामने चला गया, इस चार्ज से 50% चार्ज सामने चला गया, 50% मतलब आधा, तो इस चार्ज का आधा चार्ज सामने चला गया, मतलब यहां कितना रह गया Q/2, और इसके पास कितना आ गया Q + Q/2, यानी कि 3Q/2। तो आपको इन दोनों के बीच का नया फोर्स निकालना है जब डिस्टेंस वही है। तो बहुत इजी है, F' होगा KQ इंटू 3Q/2, दोनों चार्जेस लिख दिए, Q/2 और 3Q/2 अपॉन R²। तो ये कितना हो गया 3KQ²/4 R²। ऊपर वाले से हमें क्या पता लग रहा है, F = KQ²/R², तो KQ²/R² तो क्या है, F है, तो नया फोर्स कितना आ जाएगा 3/4 ऑफ F, हमारा आंसर हो गया। इसको देख लो, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं, बिल्कुल स्लाइटली चेंज करने वाला हूं, जिनको लगता है वो कर पाएंगे तो ट्राई करना। इस चार्ज को मैंने माइनस का ले लिया, बाकी सब कुछ सेम है। इस माइनस का 50% चार्ज सामने वालों को दिया गया, अब क्या आएगा इसको देख लो, मैं मिटा रहा हूं। देखो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, ध्यान दो, इसका 50% चार्ज सामने दिया गया, ऑलरेडी सामने कितना चार्ज है Q, 50% ऑफ नेगेटिव मतलब -Q/2, और यहां पर माइनस का है, तो Q - Q/2 कितना रह गया, प्लस का Q/2 रह गया। पहले ऐड हो गया था, अब उसने भी आके सब्ट्रैक्ट किया, तो नया जो फोर्स होगा F = K Q², दोनों में नीचे 2 है, Q²/4 R², KQ², तो कितना आ गया F/4। ये डिफरेंस, छोटी छोटी चीजों से ये डिफरेंस आ जाता है। सामने वाला चार्ज भी माइनस का होता तो अगेन ऐड होता, लेकिन यहां पर अपोजिट पोलैरिटी का था इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। अब एक चार्ज माइनस है एक चार्ज प्लस है, तो ये कैसे हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली चीज कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लगेगा, मतलब चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम पे लगेगा। पहली चीज क्या है, ये हमेशा 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम पे लगेगा, सिस्टम, और वो कैसा होना चाहिए, एट रेस्ट। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक चार्ज तो रेस्ट पे होना ही चाहिए, दोनों मूव करेंगे तो नहीं लगेगा, दोनों रेस्ट पे हो चलेगा, एक मूव कर रहा हो एक रेस्ट पे हो तो चलेगा, हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस पे ही लगेगा। अगर आपको एक से ज्यादा दिए हुए तो बार बार इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, और सुपर प्रिंसिपल जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। वेक्टर वाला काम है पूरा का पूरा, आप चाहो तो 11th क्लास का वेक्टर एडिशन थोड़ा सा रिवाइज करके रख लेना उस चीज के लिए। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लगेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is independent of the presence of another charge। बड़ी अजीब सी बात है समझने के लिए, ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, अगर मैं कोई थर्ड चार्ज लेके आ गया Q3, तब भी इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, जबकि हमने तो समझा है कि इन सब चार्जेस की वजह से अपना एक फील्ड होता है, वो फील्ड इंटरेक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। यस, इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स जब निकालना है तो Q1 और Q2 ही मल्टीप्लाई होगा, किसी थर्ड चार्ज को लिखने की जगह नहीं है यहां पर। यस, इसका नेट फोर्स और इस पे लगने वाला नेट फोर्स जरूर चेंज होगा, इसका इंडिविजुअल फोर्स चेंज होगा,
इसका इंडिविजुअल फोर्स चेंज होगा, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। यहां तक कि आप किसी चार्ज को जस्ट इनके बीच में क्यों ना रख दें Q4 को, तब भी Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो पहले जितना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ Q1 का नेट फोर्स, Q2 का नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने अकॉर्डिंग साइन लेते हुए अट्रैक्शन रिपल्शन अलग अलग एंगल पे कर रहे होंगे, जिसको बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जैसा हमने लिखा था, ये F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये स्मॉल k क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये यूनिवर्सल नहीं होता। जबकि जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये कैसा होता है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, G की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट निकालना अगेन आसान, इसकी यूनिट निकालनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पेन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थ पे जितना लग रहा है मून पे भी लगेगा, मार्स पे भी उतना ही लगेगा। मीडियम चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी में डाल दो तो भी इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही होगा, क्योंकि जी की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद क्या समझना है कि कूलम्ब्स लॉ जो ये फोर्स है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब 1/r स्क्वायर आ रहा है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स बहुत तेजी से घटेगा। अगर डिस्टेंस डबल हुई तो फोर्स 1/4 टाइम, अगर डिस्टेंस ट्रिपल हुई तो 1/9, बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इतना शार्पली डिक्रीज होते हुए बनेगा। ये F प्रोपोर्शनल टू R है। कई बार ऐसा भी ग्राफ दिया होता है कि फोर्स और 1/r स्क्वायर का, तो ग्राफ ऐसा बन जाता है। ज्यादातर ये ग्राफ दिया होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा। ठीक है, दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं। मतलब जैसे दो मास पार्टिकल हैं M1 और M2, ये दोनों इनके दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ऐसे ही ये जो चार्जेस हैं, अगर ये रिपेल हो रहे होंगे तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही रिपेल हो रहे होंगे। ऐसे नहीं कि टेढ़ा चला जाएगा कहीं, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगते हैं, है ना। फोर्स के मामले में यूनिवर्सल है कि कूलम्ब्स लॉ सब जगह लगेगा, लेकिन सब जगह सेम लगेगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो के पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक का डन हो गया हमारा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसको मैं रोकता हूं। नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, और इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखना। मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।